हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई, दैट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साइंस 086 कोड है बेटा, और हम लोग स्टार्ट करेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से। कुछ एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जिसको देख के काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए थे एग्ज़ाम में। सो इस एग्ज़ाम में आप वो मिस्टेक ना रिपीट करें, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको सामने स्क्रीन पे बेटा एक एक्टिविटी का सेटअप दे रखा है, एंड दैट वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन। बहुत बड़ी इसकी स्टेटमेंट थी और आधे बच्चे इसकी स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज हो गए थे। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि इस एक्टिविटी के अंदर रिएक्शन क्या हो रही है। डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपने काफ़ी बार की है, तो आप एक रफ शीट पे HCl प्लस Na2CO3 की रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद आपके पास NaCl प्रोडक्ट बनेगा, साथ में H2O बनेगा, और साथ में कार्बोनेट है तो CO2 गैस इवोल्व होगी। तो सबसे पहले बेटा आपको यही अंडरस्टैंडिंग करनी जरूरी है। हम क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बड़े बड़े ऑप्शंस देख लेते हैं, और ऑप्शन देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन ऑप्शंस में से बेटा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। मैं सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वीडियो में, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को हम लोग रीड करेंगे। आपने पेपर पेन लेके इस वीडियो को देखते हुए बैठना है और आपने एक एक लाइन नोट करनी है। ऑप्शन बी क्या है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट का कलर मिल्की होता है। ऑन पासिंग ऑफ एक्सेस CO2 इट बिकम कलरलेस। जब कैल्शियम कार्बोनेट में बेटा एक्सेस CO2 पास करते हैं, द मिल्कीनेस डिसअपीयर, हमें पता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। आपको जरूर पढ़ना है कि ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए या इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आप इसको वन लाइनर की तरह लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अगर आपको याद हो, आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी बेटा, उसके अंदर एक्टिविटीज के अंदर ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी। अब इसके अंदर आपको पता है ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, तो ब्राउन फ्यूम्स देखते ही आपके मन में आना चाहिए NO2। अब आप देखेंगे कि किसके अंदर NO2 ब्राउन फ्यूम से रिलेटेड ऑप्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है तो A और B में से कुछ आएगा, COD तो एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रही। विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सेकंड में लेड ऑक्साइड। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं NO2 के। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ आप मेंशन करेंगे दैट व्हाई यू सेलेक्टेड दिस ऑप्शन। यू हैव टू जनरेट वन लाइनर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सेटअप है बेटा ये भी बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में एक्टिविटी आएगी तो एक्टिविटी में आपको ये सेटअप ड्रॉ करना आएगा। कई बच्चे टेस्ट ट्यूब्स गलत बनाते हैं, बर्नर गलत बनाते हैं, तो हैव अ प्रैक्टिस ओवर इट। थर्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था तो मैंने स्किप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक टेबल दिया हुआ बेटा, आपको करेक्ट बताना है इसमें से कौन सा। लेमन जूस, कलर ऑफ पीएच पेपर ऑरेंज, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू 3, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक। बेटा लेमन जूस बेसिक होता ही नहीं, तो लास्ट वाले से जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कलर ऑफ पीएच पेपर ब्लू, अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू 10, एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक। ऑप्शन बी सही लग रहा है। ए क्यों गलत हुआ, लेमन जूस बेसिक नहीं होता। गैस्ट्रिक जूस में रेड है, पीएच 6 तो न्यूट्रल होता है, गैस्ट्रिक जूस तो खतरनाक एसिड होता है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। प्योर वाटर में पीएच का पेपर येलो कैसे होगा, ग्रीन। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा, मेटल X इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस व्हेन X इज बर्न्ट इन एयर इट गिव एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाई। आपको थर्माइट प्रोसेस सुनते ही रेलवे ट्रैक का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, जिसमें हमारे पास बेटा रिएक्शन होती है Fe2O3 प्लस जो मेटल यूज होता है एल्यूमिनियम। तो वही पूछा हुआ कौन सा मेटल यूज हो रहा है, बन रहा नहीं पूछा, यूज हो रहा है तो एल्यूमिनियम आएगा। तो ऑप्शन ए और सी तो पहले ही हट जाते हैं। ऑप्शन बी और डी में से प्रोडक्ट में वो कह रहे हैं एक ऑक्साइड बनता है दैट इज एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा Al2O3। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था मैक्सिमम बच्चों ने गलत टिक किया था लास्ट ईयर। आपके सामने स्क्रीन पे बेटा 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। एक बेंजीन का स्ट्रक्चर, एक साइक्लोहेक्सेन है, और एक बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर है बट उसमें एक डबल बॉन्ड मिसिंग है। एक बार पढ़ते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या बनेंगे। ए एंड सी आर द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, पॉसिबल ही नहीं है। ए और सी हेक्सेन के आइसोमर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सी में तो डबल बॉन्ड है, वो तो इन है। ऑप्शन एक गलत। ए इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंजीन, एंड सी इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन। चलो देख लेते हैं, बी भी हो सकता है। परफेक्ट कौन सा है, ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही। ए में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। बी और सी अनसैचुरेटेड है, तो बी और सी में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन बी तुम्हें लग भी रहा है तो सी तो बेस्ट रहेगा, तो सी टिक करेंगे। An organism which break down the food material outside
आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। बेटा ये आपने पढ़ रखा, एनसीईआरटी की लाइन है कि कुछ ऑर्गेनिज्म खाना बाहर डाइजेस्ट करते हैं फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोजर्स बोला जाता है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें मिलती है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड देखेंगे ऑप्शन ए और बी, ये पैरासाइट है तो नहीं हो सकते। बैक्टीरिया राइजोबियम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन की तरह रहता है, सेप्रोफिटिक तो नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। राइजोपस एक फंजाई है बेटा जो सेप्रोफिटिक गला सड़ा के अपने खाने को कंज्यूम करता है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी आ सकता है, किस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा देखा जाता है कि खाना डाइजेस्ट बॉडी के बाहर होगा देन एब्जॉर्ब होगा, द आंसर वुड बी डीकम्पोजर्स और सेप्रोफाइट। तो इसमें से ऑप्शन डी बनेगा, अ फंजाई राइजोपस। अब राइजोपस फंजाई के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट करके आप लिखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन राइजोपस इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। ये नोट जब भी लिखा है बेटा सर्कल कर लेना इसको पेपर में, क्योंकि हम करेक्ट लिखाते हैं, उन्होंने पूछा होता है इनकरेक्ट या नोट करेक्ट। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर एज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फूड। ये तो सही है, हर एक में अलग अलग साइज होता है। लॉयन के अंदर अलग साइज है क्योंकि वो मीट खा रहा है, छोटी होगी। काऊ के अंदर लंबी होगी, ग्रास खा रही है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी सही है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, बिल्कुल सही। वाटर, दिस इज रॉन्ग, वाटर से कुछ भी एब्जॉर्ब, वाटर की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है बेटा। सो ऑप्शन डी वुड बी द इनकरेक्ट आंसर। और साथ में लिख रखा है इट गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। नो, वाटर इज नॉट रिमूव वाया द एनस, इट इज रिमूव बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, तो करेक्ट को सर्कल कर रहे हैं, इनमें से करेक्ट कौन सा है। ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डायरेक्शन पे डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो यहां पे करेक्ट नहीं होगा ये। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली रूट्स नॉट इन स्टेम, नहीं ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। इट इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो इट इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, इट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 12th में भी इनकरेक्ट पूछा हुआ बेटा, इनकरेक्ट। ब्रायोफाइलम लीफ सही पेयर है। पोटैटो स्टेम, कई बच्चे इसको टिक करके आए थे बेटा, ये पोटैटो स्टेम भी करेक्ट है। पोटैटो इज अ स्टेम, चाहे ये अंडरग्राउंड होती है बट पोटैटो इज अ स्टेम, क्योंकि इसके ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं। बस आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है पोटैटो जमीन के अंदर तुम्हें लगेगा रूट है बट वो स्टेम है। मनी प्लांट स्टेम, ये भी करेक्ट है, बट रोज का रूट ये गलत दे रखा बेटा, रोज के साथ रूट का पेयर नहीं होगा, रोज के साथ स्टेम का पेयर होगा, क्योंकि स्टेम इसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट होता है जिसको हम कटिंग से लगाते हैं। 13th क्वेश्चन को सोल्व करने के बेटा दो मेथड हैं। पहले 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया तो 8 8 8 8 कितना हो गया 32। फिर पैरेलल में लगाया 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 4/8 8/2 2, तो 32:2 16 आंसर आएगा। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा n²/1, मैंने कराया था n²/1, जिसमें हम क्या करते हैं, n होता है नंबर ऑफ रजिस्टर, जितने रजिस्टर का नंबर है उसका रेशो करके डॉट डाल के 1 लिख देते हैं। तो क्योंकि 4 थे तो 4 का स्क्वायर 16:1 आंसर आएगा ऑप्शन डी। 14th क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपके पास 15 एम्पेयर, या एनसीईआरटी की लाइन है कि आपके पास वायरिंग है 15 एम्पेयर की फॉर द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच है। 15 एम्पेयर है तो बेटा भारी भरकम डिवाइस होगा, 5 एम्पेयर है तो हल्का डिवाइस होगा, तो ऑप्शन ए बनेगा हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर। बी सी और डी में लोअर की बात कर रखी है, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 100% बच्चों का गलत हुआ था लास्ट टाइम, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये लगेगा कि अगर दो वायर्स पैरेलल होंगी, तो लिख लो कॉपी में, अगर दो वायर्स पैरेलल होंगी और उनमें करंट पास होगा तो दोनों वायर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछा क्वेश्चन में, बट नोट करेंगे। अगर दोनों वायर्स में करंट एक डायरेक्शन में है तो हमें याद रखना है कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर दोनों वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट पी पे पूछ रखा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा बेटा 0। आप क्या करो, ए बी और सी डी वायर पे अलग अलग राइट हैंड रूल लगाओ, थंब को रखो बी की तरफ, करंट की तरफ, और आप कर्लिंग ऑफ फिंगर देखो, पी पॉइंट पे ए बी के कॉन्सेप्ट में कर्लिंग ऑफ फिंगर अंदर की तरफ जाएगी और सी डी के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट से बाहर की तरफ जाएगी। आप जब दोनों पॉइंट पे बेटा कर्लिंग ऑफ फिंगर देखोगे ना, तो दोनों कर्लिंग ऑफ फिंगर की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, एक में पी के अंदर की तरफ और दूसरे में पी के बाहर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, सो द आंसर वुड बी 0। Next question on your screen, gene inherited from the parent decide the sex of the child. Yes, genes and chromosome decide कि parent से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है।
एक्स क्रोमोसोम इज अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, बिल्कुल गलत बेटा। एक्स क्रोमोसोम मेल चाइल्ड का तो मदर से आएगा, क्योंकि फादर से तो वो वाई क्रोमोसोम लेगा। सो एजर्शन सही, रीजन रोंग। 19 ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है। ब्लड क्लोट होता है तभी हमारे अंदर से जो ज्यादा खून निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, हम सेफ रहते हैं। ब्लड क्लोटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा, नो नो नो, ब्लड क्लोटिंग इज ड्यू टू नॉट ब्लड प्लाज्मा एंड WBC, इट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट। सो एजर्शन सही है, यहाँ पे रीजन गलत है। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही होता है बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एजर्शन करेक्ट है। रीजन क्या दे रहा है, द करंट इन द ईस्ट सर्कुलर टर्न हैव द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही, हर टर्न में डायरेक्शन सेम होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एडअप होता जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, तो इसको आप पेन डाउन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू विल मेक श्योर कि आप इसको पेन डाउन करें कि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा क्यों, क्योंकि हर एक टर्न में डायरेक्शन ऑफ करंट क्योंकि सेम होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एडअप होगा और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन के आएगा। तो ये MCQ कंप्लीट हुए। फिर हम बात करते हैं बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, बट एक बार देखते हैं। अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग, बेटा एक कर रखा है काफी बार। एक्स कंपाउंड POP होने वाला है क्योंकि ये जिप्सम से बन रहा है। इसका फॉर्मूला जो बनेगा बेटा CaSO4.12H2O। मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक CuSO4 लिखते हैं, कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट आएगा। शेड द डिफरेंस इन द केमिकल कॉम्पोजिशन, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, बिल्कुल सेम है। फर्क है बेकिंग पाउडर में, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, बेकिंग पाउडर कंटेन टार्टरिक एसिड, ताकि आपका केक कड़वा ना हो। एक क्वेश्चन हमने किया था, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3, बेकिंग पाउडर इज इक्वल टू NaSCO3 प्लस एन एसिड दैट इज टार्टरिक एसिड। आपको बी पार्ट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो बैलेंस जब लिखा हो तो हमने भूलना नहीं है कि बैलेंस पूछा हुआ है, तो आपको बैलेंस करके रिएक्शन को लिखना है। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्मूला होगा बेटा CuSO4, कॉपर सल्फेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा होगा। द फॉर्मूला वुड बी CuSO4.5H2O, हीट करेंगे CuSO4 सेपरेट होगा, 5H2O सेपरेट होगा, कलर विल ऑल्सो बी चेंज। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जो मैं बीटर वाला कॉन्सेप्ट बोल रहा था बेटा वही है। NaSCO3 एरो के ऊपर डेल्टा, प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3 साथ में CO2 प्लस H2। राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, आपको इंसुलिन का रोल बताना है ब्लड शुगर लेवल में। बेटा इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है बेटा, वो एक्सेस शुगर को भेज देती है लीवर में स्टोर होने के लिए, इस तरीके से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा। और दूसरा पूछ रखा है कैसे रेगुलेशन होता है, कहीं पे भी बेटा रेगुलेशन वर्ड आएगा, सो आपको याद रखना है देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से ये रेगुलेशन फैसिलिटेट होती है। और जो बेटा डिजीज पूछी है, दैट डिजीज इज डायबिटीज, जो इंसुलिन के कम सिक्रीशन होने की वजह से होती है, जिसको आप शुगर भी बोलते हैं, तो डायबिटीज इज द डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनिंग द पाथ, और आपको पाथ बताना बेटा, बना लोगे। वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है टॉप ऑफ द हार्ट से, लोअर बॉटम से, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके। आपको एक फ्लो चार्ट बनाना बेटा, जिसमें एनर्जी मिल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ये मैंने वीडियो लेक्चर में भी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। एनसीईआरटी के अंदर बेटा एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ग्लूकोज देन पायरुवेट, जो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसके आपके 3 एरोज हैं, उसी को ही एक्सप्लेन करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन एनएरोबिक रेस्पिरेशन अक्कर, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बेटा हमारे पास लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, और साथ में हमारे पास बन सकता है इथेनॉल भी, डिपेंडिंग अपॉन किस सेल के अंदर वो हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्लो चार्ट आपको ये ड्रॉ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ साथ आप आंसर भी लिखेंगे, और साथ साथ जो भी फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस या जो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो वो भी साथ साथ आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास बेटा एक प्रिज्म का क्वेश्चन था, जैसे मैंने बोला हमेशा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है, XY ऑफ व्हाइट लाइट। अगर मोनोक्रोमेटिक लिखा होता, सिंगल कलर होता, तो अलग आंसर आना था। व्हाइट लाइट है तो इसके 7 कलर में डिस्पर्स होगा। नेम ऑफ द फिनोमेना विल बी डिस्पर्जन, और आपको इसको डिस्पर्स करके दिखाना है।
है। आप नोटबुक में इसको नोट करेंगे, डिस्पर्जन का फिनोमेना बनाएंगे और पीक्यू पे आप विबग्योर का पैटर्न शो करेंगे। वॉयलेट जो सबसे ज़्यादा बेंड करेगी, रेड जो सबसे कम बेंड करेगा, रेड कलर, वॉयलेट की स्पीड सबसे कम, रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा, ये सारे पॉइंट्स भी आप मेंशन करेंगे। Next question is very important. It is observed that the power of an eye to see nearby as well as far object diminish with age. एज वर्ड आ जाए बेटा, बोथ आ जाए, फार एज वेल एज नियर, तो समझ लेना क्वेश्चन है प्रेस बायोपिया का। गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट, आपको रीजन बताना है बेटा। प्रेस बायोपिया का रीजन होता है ओल्ड एज में सिलियरी मसल्स का वीक होना। यू हैव टू मेंशन वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल इज द मेजर रीजन। क्लियर। इसके अलावा जो भी पूछ रखा है आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, वहां पे आप बाइफोकल लेंस यूज करेंगे और आपको करेक्शन का डायग्राम बनाना है, तो करेक्शन में आप मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया का कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। बट एक्चुअल में प्रेस बायोपिया होती है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। बट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों ही तरह का डिफेक्ट हो रखा है, तो आप दोनों में से कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एक बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है बेटा बायोमैग्निफिकेशन के ऊपर, वो आप इजीली कर सकते हो। क्यों एक्यूमुलेट हो जाती है फूड चेन में, तो उसमें आप बायोमैग्निफिकेशन का मेंशन करेंगे, द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। 27th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला मैं बता देता हूं बेटा, NH3 से बना NO और O2 से बना H2O। अगर आप देख रहे हो बेटा ऑक्सीजन किस में ऐड हुई, NH3 से NO बना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, NH3 में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो मतलब NH3 की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट का आंसर है NH3। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। आई विल वेट फॉर दैट। डिफाइन अ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल, ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। 28th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब स्टमक ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा तो आप एंटा एसिड खाओगे। बीटल स्टिंग वाला क्वेश्चन है, तो अगर उसने एसिड इंजेक्ट किया तो आप बेस रब करोगे। मिथेनोइक एसिड वाला कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो, ज्यादा टाइम इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा रे डायग्राम बना हुआ है। ये क्योंकि एक कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसके अंदर आपको एक तो कंप्लीट करना है पूरा का पूरा रे डायग्राम। इसमें मेंशन द नेचर पोजीशन है साइंस। बेटा कॉनकेव मिरर के अंदर अलग केसेस बनते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो ही केस होते हैं और दोनों केसेस में इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो यहां पे नेचर आ जाएगा। साइन ऑफ द इमेज विल बी, क्योंकि इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनने के कारण हम बोल सकते हैं मिरर के अंदर जो v की वैल्यू होगी, इमेज डिस्टेंस होगा, दैट वुड बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अ किचन गार्डन कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, क्योंकि हम लोग उसे बनाते हैं इस वजह से वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट नेचर में अपने आप बनता है तो वो नेचुरल इकोसिस्टम है। आपको कुछ ऐसे मेथड बताने हैं बेटा जिसमें आप सेल्फ सस्टेन कर सको। सेल्फ सस्टेन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको बाहर से कोई चीज ना करनी पड़े, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है उसको दोबारा से इनपुट कर लें। जैसे बेटा आप गार्बेज है, फ्रूट वेजिटेबल्स की पील है, उसको आप सॉइल में डाल सकते हो फर्टिलिटी पावर इंक्रीज करने के लिए। बी पार्ट बहुत इजी है बेटा, एनर्जी से रिलेटेड है, आप इजीली कर सकते हैं। आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजेंगे और आप ये कंप्लीट करेंगे नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 34 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। हमें पता चल चुका है बेटा ये अल्कोहल है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इसके पास OH ग्रुप होगा। 443 लिखा तो दिमाग में आना चाहिए अल्कोहल का 443 से रिएक्शन अगर होगा इस टेम्परेचर पे तो एल्कीन बनेगा। 28 मोलिकुलर मास, एल्कीन जो सबसे छोटा एल्कीन मेरे पास है वो इथीन है। एक बार चेक करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब C2H4, 12 × 2, हाँ तो C2H4 करेक्ट होगा बेटा। 28 बन रहा है, C2H4 का मोलिकुलर वेट 28 है, तो बी हो गया एल्कीन। अब वो कह रहा है हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो सी बनता है निकल की प्रेजेंस में। अब तुम्हें पता है एल्कीन की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है तो एल्केन बनता है, तो यहां पे इथीन से बनेगा इथेन, ABC हो गया। उसके बाद आपको रिएक्शंस लिखनी है, जब सी की कंबशन होगी तो CO2 एंड H2O बनेगा, और रिमेनिंग पार्ट इजी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, नेम द पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द रिप्रोडक्शन। जो कल की वीडियो में भी मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाली थी बेटा जिसमें फ्लावर का डायग्राम है, कुछ पार्ट होते हैं नेसेसरी, कुछ होते हैं असेसरी। बाइसेक्सुअल फ्लावर के बेटा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन में, वो होते हैं सेपल, पेटल एटसेट्रा। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस आप अपने आप लिखेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एक ही फ्लावर के बीच में या एक ही प्लांट के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन। दो फ्लावर्स, दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन। टू सिग्निफिकेंस होते हैं पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन से बेटा गैमेट ट्रांसफर होते हैं। फर्टिलाइजेशन तभी होती है जब पॉलिनेशन हो, और पॉलिनेशन के कारण नई वैरायटीज भी बनती हैं। ओव्यूल और ओवरी का क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट।
नेक्स्ट आपके पास बेटा एक मेंडल का बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है जिसको देख के हम डर जाते हैं। आपको सिंपल इस क्वेश्चन को पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है और सिंपल है। 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको बताने हैं। 7 पेयर्स मैंने आपको लर्न कराया बेटा, तो 2 पेयर्स आप लिख सकते हो। सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन, बहुत सारे हैं। डोमिनेंट ट्रेड जो हमेशा एक्सप्रेस करें, रिसेसिव ट्रेड जो सप्रेस हो जाए, तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे। रेशो निकालनी है बेटा F2 में, ठीक है। रेशो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व्ड इन द सीड ऑफ F2 जनरेशन 9:3:3:1। और आपने क्या इंटरप्रेट किया? आपने इंटरप्रेट ये किया कि 9 रेशो और 1 रेशो जो आई है वो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं और 3 हैं वो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं। तो ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आपके पास एक डायग्राम था बेटा जिसमें कॉनकेव मिरर बना हुआ है। कॉनकेव मिरर की 2 एप्लीकेशन आपको बतानी है, डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर, क्लियर। और आप सोलर फर्नेस में भी यूज करते हो रेस को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, मिरर और फोकस के बीच का डिस्टेंस मतलब फोकल लेंथ दे रखी है 15, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल 30। सिंपल है क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। रे डायग्राम बनाना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, वेरी सिंपल बेटा। फर्स्ट केस पी और एफ के बीच का रे डायग्राम आपको बताना है। इसके अंदर इमेज कैसी बनेगी? इमेज फॉर्म्ड विल बी मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं बेटा डेंटिस्ट, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं मेकअप मिरर के लिए, जिसकी वजह से इमेज का साइज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कर चुके हम। सी पार्ट में बेटा न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज है। बच्चे इसको यू लिख लेते हैं बेटा, ये यू नहीं है, ये H1 है +10। प्लेज 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ये क्या दे रखा है? यू। सो यू -100, H1 10। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, तो जितनी आपने बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ली मतलब 100, उतनी ही आप ले लेंगे इमेज डिस्टेंस, उससे आप सोल्व कर लेंगे। फोकल लेंथ आपके पास निकल जाएगी। एक्चुअल में वो वाला केस बन रहा है बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, आप इसको ड्रॉ करेंगे। जो भी मैग्निफिकेशन का सेकंड पार्ट पूछ रखा आप इसको नोट करेंगे। गुड लक। और ये सारे क्वेश्चन आप पेन डाउन करेंगे।